और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला किया है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने की घोषणा की है। आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोट को तुरंत प्रभाव से सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक अब 2000 रुपए के नोट जारी नहीं करेंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने साफ किया है कि अभी मौजूदा 2000 के नोट मान्य रहेंगे। आरबीआई ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं। बैंक में एक बार में 2000 रुपए के अधिकतम 10 नोट ही बदले जाएंगे, यानी कि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए कीमत के नोट ही आप बदल पाएंगे। 2000 का नोट नवंबर 2016 में सर्कुलेशन में आया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। 2016 में नोटबंदी के बाद नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। इसके बाद आरबीआई ने साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी। अब आरबीआई ने 2000 के नोट बंद कर उन्हें वापस लेने का फैसला किया है, जिसके लिए लोगों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। तो आपको हम बता दें कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, 2000 के नोट अब बंद हो गए हैं, लेकिन आपको अभी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये टेंडर में है, यानी कि अभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 सितंबर तक को आपकी मोहलत आपको दी गई है कि 30 सितंबर तक आप बैंकों में इसे जमा करा सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संदीप छेत्री जी, जो कि सीईओ है ट्रेड इंडिया के। संदीप जी, सबसे पहले इस वक्त लोगों के जहन में कई सारे सवाल घूम रहे होंगे, तो एक एक करके जरा आप आसानी से और सरल शब्दों में हमें जवाब दीजिए कि पहले ये कि इस बंदी को नोट बंदी कहा जाए कि पूरी तरह से अब बैन है 2000 के नोट, या लोग इस्तेमाल कर पाएंगे अभी? पहले तो इसको नोटबंदी ना कहा जाए, बिकॉज क्योंकि जो 2000 के नोट है वो जो आरबीआई ने कहा है कि ये ज्यादा यूज में, ट्रांजैक्शन में यूज नहीं हो रहा है। पहली तो बात है ना। दूसरी बात ये है कि जब ये 2000 के नोट लेके आया गया था, तो इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव ये था कि चीजें सरल बनाया जाए, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका इसका यूज करने में इजी हो। पहला तो ये था, ठीक है। दूसरा, लोग पैनिक ना करें, क्योंकि एक प्रोसेस है और प्रोसेस के थ्रू ये किया जा रहा है। और जब ये 2016 में ये जो 2000 के नोट लाया गया था, तब उस समय डिजिटाइजेशन ज्यादा नहीं था। पेमेंट जो था, लोग यूपीआई ज्यादा यूज नहीं करते थे। आज के डेट में आप और मैं भी ज्यादा कैशलेस इकोनॉमी हो चुका है। लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स को यूज करते हैं। सो इतना ज्यादा पैनिक ना करें, पहला तो यह। और गवर्नमेंट ने ये टाइम दिया, आरबीआई ने ये टाइम दिया कि आप 30 सितंबर तक इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक प्रोसेस के थ्रू किया जा रहा है। जब 2016 लेकिन में, आपको नहीं लगता है संदीप जी कि ऐसा करने से, देखिए जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा इसका फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, जो बिजनेसमैन है उन्हें सबसे ज्यादा असर इसका हो सकता है? असर हो सकता है, बट उस हिसाब से नहीं होगा। जब ये, जैसे कि जब ये 500 और 1000 के नोट जब बंद किया गया था, तो उस समय क्या होता है, फर्स्ट एक्ट सेकंड थिंक वाला सिस्टम था, राइट। उस समय उस तरह से सोचा गया था कि पहले एक्ट कर लेते हैं, पर देखते हैं कि प्रॉब्लम उसको बाद में सॉल्व करेंगे। इसकी वजह से क्या हो कि सारे लोग हम एटीएम में होल्ड करें, लाइन पे लगे, बहुत सारे चैलेंजेस आए। पर इस बार इसलिए नहीं होगा, क्योंकि जो अभी फिर से वापस मैं कह रहा हूँ कि डिजिटाइजेशन ज्यादा हो गया है, ऑनलाइन पेमेंट का यूसेज बढ़ गया है। इसके वजह से वो चैलेंज नहीं आना चाहिए। प्रॉब्लम कहां पर आएगा? 2000 नोट अगर मार्केट से, सर्कुलेशन से कम हो गए, अगर आप देखेंगे कि 6.73 लाख करोड़ से जाकर वो 3.73 करोड़ हो गया 2023 में, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। और वो देखा जाए तो अगर देखेंगे कि 2000 नोट, जो मेरा जो अनुमान है कि लोग काफी इसको होल्ड करके रख रहे हैं, है ना। इसलिए अगर बैंक्स भी आज कह रहे हैं कि सर हमारे पास वापस नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं हो रहा, बैंक के पास वापस नहीं आ रहा, तो जा कहाँ रहे हैं? आई थिंक इससे वापस वो जो आइडिया था कि 2000 नोट को लाने का, या जब 500 और 1000 नोट को बंद करने का था, कि हम कैसे फेक करेंसी को बंद कर सकते हैं, है ना, ब्लैक मनी को हम उसको
किस तरह से ब्लैक मनी को यानी कि वापस। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2000 के नोट जब से चलन में आए थे उसके बाद से अब तक एक तरह से ये कह लीजिए कि ये ब्लैक मनी लोग इसको स्टोर करना इजी हो गया था, क्योंकि 2000 के नोट दे करके आप इजीली एक बड़ी रकम को कैश के रूप में कहीं भी रख सकते हैं। एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट मेरे को लगता है, क्योंकि आज के डेट में आप और मेरे हमारे पास भी 2000 नोट नहीं है, राइट? गया कहाँ पे ये? दिस इज व्हाट मेरा थॉट है कि अगर ये सर्कुलेशन पे और बैंक के पास में वापस नहीं आ रहा है, लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन में यूज नहीं हो रहा है, तो ये है कहाँ? बट ऑफकोर्स ये एक्शन से उल्टा हो सकता है कि अब हम लोग को ये पता चल जाए कि इसका रियलिटी क्या है ना। बट उतना लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस के थ्रू जाए, टाइम है हमारे पास और एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी तरीके से आरबीआई ने ये टाइम लिमिट दिया है। तो यूजुअली जब ये इस तरह से बैंक विड्रॉ करते हैं, आरबीआई विड्रॉ करता है, तो लोग पैनिक करते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि ये भी अभी भी लीगल एंटिटी है, लीगल टेंडर है टिल 30th ऑफ सितंबर। संदीप जी, यहाँ एक बात, कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए जो बिजनेसमैन है वो तो एक अलग ही कैटेगरी हो जाती है, लेकिन कई लोग हैं जो कि जेन्युइनली मिडिल क्लास भी है, वो जेन्युइनली उसने रखा हो, जमा किया हो, बकायदा पाई पाई उसने भी जोड़ करके रखा हो, तो हो सकता है कि जब वो जमा करने जाए तो उसके मन में एक शंका हो, डर हो कि अगर वो ज्यादा नोट ले जाता है जमा करने तो उससे कई पूछताछ, कई तरह के सवाल किए जा सकते हैं बैंक में। ये जरूर होगा उनको, बट अगर आप देखेंगे कि आरबीआई ने जो एक प्रोसेस, सेंट्रल बैंक ने प्रोसेस बताया कि आप कहाँ किस किस तरह से जमा कर सकते हैं, ठीक है? 20,000 रुपए है, अगर आप अकाउंट नहीं है तो एटलीस्ट 20,000 अमाउंट का आप एक वन टाइम में जमा कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर आप जैसे मिडिल क्लास स्मॉल फैमिली के जो छोटे जो पाई की बात कर रहे हैं, वो उससे ज्यादा एक अमाउंट होगा जो एक अमाउंट के अंदर ही वो मतलब एक्सचेंज करेगा, राइट? सो आई थिंक उतना पैनिक, मैं फिर से वापस कह रहा हूँ कि पैनिक नहीं होना चाहिए। एक प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है सेंट्रल बैंक ने कि कहाँ आप जमा कर सकते हैं। आरबीआई ने दिया है कि आप यहाँ इस तरह से जमा कर सकते हैं। उस प्रोसेस को फॉलो करें और ट्राई करें कि किसी भी तरह 30th सितंबर से पहले अपने जो भी 2000 नोट्स है उसको एक्सचेंज कर लें। आपको क्या लगता है, ये जो लिमिट एक दिया गया है कि एक बार में कोई भी शख्स 20,000 तक ही जमा कर सकता है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ये अभी अगेन कमिंग बैक टू दैट कि अगर इससे ज्यादा अमाउंट किया जाए तो हो सकता है, एक तो फेक करेंसी वाले जो बहुत सारे डिस्कशन चल रहा है कि फेक करेंसी बहुत सारे थे, तो दूसरा ये हो सकता है कि जो कैपेबिलिटीज है बैंक्स के, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कर पाए, तो उसका एक रीजन हो सकता है कि ये जो अमाउंट रखा गया है कि 20,000 का, कि इससे पहले एक ज्यादा और लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि इस टाइम फ्रेम पे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको एक्सचेंज कर पाए इन स्मूथ मैनर, रादर देन एक ही बंदे के साथ। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ज्यादा लोग ज्यादा अमाउंट पे करेंगे तो शायद इट माइट बी टाइम कंज्यूमिंग, ज्यादा लोगों को ना कवर कर पाए, एक रीजन हो सकता है क्या इस थॉट प्रोसेस में। बस बेसिकली एक प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच है, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये अप्रोच कर पाए। आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे इंडिविजुअली अगर मैं पूछूं कि इस खबर को आने के बाद आपने जब सुना, आपने जब देखा, आपने जब जाना, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आपको कैसा लगा? इसका दो रिएक्शन था। फर्स्ट रिएक्शन तो मेरा ये था कि क्या मेरे को वरी करना चाहिए, तो मैंने ये है कि फर्स्ट एज अ कॉमन पीपल, क्योंकि आज मैं शायद कभी बैंक भी नहीं गया हूँ, इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि मैं डिजिटल ट्रांजैक्शन अडॉप्ट कर चुका हूँ, फर्स्ट। सेकेंड, मेरे को ये भी लगा कि अगर मैं वापस 2016 के उसमें चला गया कि क्या गवर्नमेंट को क्या जरूरत था 2000 का नोट लाने का, क्योंकि जब आपने 500 बंद किया, 1000 बंद किया और 2000 लाने का आपने सोचा, तो इसका पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? लोग इस समय बहुत ज्यादा डिबेट कर रहे थे कि 2000 लाने से तो और ज्यादा हम उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं जो पैसे को रख रहा है, स्टोर करके रख रहा है, राइट? बट उसका दूसरा अल्टरनेटिव भी, ऑब्जेक्टिव भी था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जब आप 500 और 1000 के नोट को बंद कर रहे हो, तो क्या मार्केट में उस अमाउंट के पैसा होना ही चाहिए, सर्कुलेशन में होना चाहिए। और 2000 ही नोट ज्यादा डिनोमिनेटर का नोट लाने से क्या हुआ कि मार्केट में वो जो फ्लो था, जो अमाउंट होना चाहिए था, वो जल्दी से जा पाया। तो हर चीज का दो पहलू होता है। तो एक ये दूसरा पहलू मैंने देखा कि ओके ठीक है कि अब
ये जो 2 साल जो 2016 से लेकर जो 2023 तक जो 2000 के नोट सर्कुलेशन पे था, और उसका यूसेज भी कम हो गया है। अगर यूसेज कम हो गया है देन देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन। अगर आप देखेंगे लास्ट 6 महीने से बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं कि क्या क्या हो गया मार्केट से, क्यों सडनली 2000 के नोट निकल गए, कहाँ गए, आप और मैं यूज नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। मेरे को लगता है कि एक गुड स्टेप है कि वापस जो लोग स्टोर करके रख रहे हैं उसका एक रीजन हो सकता है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप भी हो सकता है। आप फिर भी एक रीजनिंग, एक लॉजिक की बात आप कह सकते हैं, खुद को समझा सकते हैं, या फिर जो लोग सुन रहे हैं या फिर हम जैसे लोग इसे समझ सकते हैं एक हद तक। लेकिन आपको नहीं लगता है कि बार बार अगर इस तरह के स्टेप्स सरकार की तरफ से लिए जाएंगे तो कल को तो पब्लिक को, ये भी आम जनता को इस बात को भी लेके डर हो कि भाई जो भी छोटे मोटे नोट भी जो कम डिनोमिनेटर के हैं उसको भी रखना, वो किसको जमा करे किसको ना करे, क्योंकि पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन कौन सा नोट जो है वो सरकार हटा दे मार्केट से। सच बताऊं तो जिस तरह से डिजिटाइजेशन हुआ है, फ्यूचर इज डिजिटल मनी टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, हम बहुत यानी सारे हमें हर चीज वर्चुअली रखना पड़ेगा आप ये कहना चाह रहे हैं? वी आर लिविंग इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। आज आप और मैं भी वर्चुअली कनेक्ट हो गए हैं, राइट? वर्चुअल वर्ल्ड हो चुका है, इंटरनेट एक नया रिलीजन हो चुका है, ठीक है। आई एआई थिंक करेंसी के बारे में तो सरकार नहीं सोचेगी कुछ आने वाले समय में? ऑब्वियसली आने वाले समय में आप और मैं क्रिप्टो करेंसी और इस तरह के करेंसी में ही डील कर रहे होंगे। ये फ्यूचर है और ये और सिक्योर्ड है, और ये एक अच्छी तरह से हम जो डिजिटाइजेशन में हम जो बात कर रहे हैं, ये एक टाइम पे आके ये ऑब्वियसली होने ही वाला है। आज हो सकता है ये बहुत जल्दी हो जाए इंडिया में। नहीं तो लेकिन जिस बात को लेकर के मैं आपसे प्रश्न पूछ रही थी कि जिस तरह से सरकार इस तरह के फैसले ले रही है, ऑल ऑफ अ सडन आता एकदम से ये खबर आती है और एकदम से आपको डेडलाइन दे दिया जाता है कि इतने समय तक आपको नोट जमा कर देना है, अदरवाइज फिर वो आपके यूज का नहीं रहेगा। तो ऐसे में लोगों का तो विश्वास ही उठ जाएगा कि भाई वो करे तो क्या करे, क्या पूरी तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन पर लोग शिफ्ट हो जाए? क्योंकि आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कि कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में एंड ऑल। हाँ, ये सरकार को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं फॉर द पीपल, तो ये सोचे कि जब भी कुछ इस तरह का डिसीजन ले, एक तरीके से एक टाइम फ्रेम दे, एक टाइम दे कि हाँ हम इस तरह के स्टेप्स लेने वाले हैं। और ऑल्सो कभी कभी ये होता है कि पीपल, जैसा प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं, राइट? इस तरह से एक फीडबैक लेना चाहिए। अगर जिस तरह से मन की बात करते हैं तो उसी तरह से एक फीडबैक लेना चाहिए इन हमारे अपने लोगों से कि हम इस तरह से स्टेप्स लेने वाले हैं, बिकॉज इट्स ऑलवेज अबाउट हम नेशन इज ऑल ओवर वन नेशन, राइट? तो इस तरह के स्टेप लेके एक प्रॉपर, इवन मेरे को ये भी सजेशन है कि हम अपोजिशन को भी नेग्लेक्ट ना करें, दोनों को। चलो ये कंट्री के बात है, इट्स नॉट अबाउट एक पार्टी के बात है, तो दोनों को मिलकर एक कॉमन डिसीजन लेके, ये क्योंकि ये लोगों के बारे में है, पीपल ऑफ इंडिया के बारे में है, तो एक कॉमन सबकी राय, सबकी सहमति लेकर के उसके बाद कुछ इस तरह का बड़ा स्टेप लेना चाहिए सरकार को। मेरा डिसीजन। बिल्कुल संदीप जी, अपने वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और हमें तमाम बातें विस्तार से समझाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल, तो 2000 के नोट हालांकि बंद हो गए हैं, मतलब कि आगे अब 2000 के नोट आपको सर्कुलेशन में नहीं मिलेंगे, सर्कुलेशन से वो बाहर हो गए हैं। आरबीआई जो है वो वापस ले रही है 2000 के नोट, लेकिन 23 मई से 30 सितंबर तक आप जिन किसी के पास भी ये हैं वो जमा कर सकते हैं और एक बार में आप 20,000 तक जमा कर सकते हैं, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आइए अब आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर रहना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब के कपाट सुबह खुल जाएंगे, इसके लिए वहां तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। श्रद्धालुओं का पहला जत्था भी वहां के लिए रवाना हो चुका है। हेमकुंड साहिब चमोली जिले में आता है और ये सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इस बार हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फ पड़ी है, ऐसे में वहां ग्लेशियरों को काटकर करीब 3 किलोमीटर का रास्ता बनाया गया है। इसी भारी बर्फबारी को देखते हुए इस बार 60 साल से ज्यादा उम्र के श्रद्धालुओं और बच्चों की यात्रा पर रोक है। गुजरात के सूरत में डायमंड कारोबारी जनक बाबरिया ने
बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री को एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो पैकेट में मौजूद हीरे गिन के दिखा देंगे तो उन्हें 2 करोड़ रुपए के हीरे भेंट कर देंगे। दरअसल जल्द ही धीरेन्द्र शास्त्री का गुजरात के सूरत, राजकोट और अहमदाबाद में दरबार लगने वाला है। इसी से पहले डायमंड कारोबारी जनक बावरिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को ये चुनौती दी। हम ऐसे सोचते हैं कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति नहीं होती, कोई ऐसा चमत्कार नहीं होता, और चमत्कार की बात जब रहती है वो एक अंधश्रद्धा है, और गुजरात में ऐसी अंधश्रद्धा फैलाने के लिए जब बाबा आ रहे हैं तो हम उसका विरोध करने वाले हैं। यूपी के कानपुर में कुछ लड़कों का पुलिस की जीप के बाहर बोनेट पर बैठने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कहा जा रहा है कि इन लड़कों ने ही वीडियो बनवाया और फिर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये जीप सर्विस के लिए गैराज गई हुई थी और हो सकता है कि वहीं ये वीडियो शूट किया गया हो। अब पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुट गई। थाना बजरिया का सरकारी वाहन गैरेज में मरम्मत के लिए भेजा गया था और वहाँ पर कुछ लड़कों ने कुछ वहाँ गाड़ी पर बैठ करके उसकी फ़ोटो बनाई, वीडियोग्राफी की और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। इस प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई किए जाने हेतु थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक डॉक्टर के घर पर लाखों की चोरी की आरोपी महिला व्हाट्सएप तस्वीर की वजह से पकड़ में आ गई। दरअसल ये महिला कुछ समय पहले तक इसी घर में काम करती थी, लेकिन बताया गया कि चोरी के शक में उसे 20 दिन पहले काम से हटा दिया गया था। पर जब उसने अपने व्हाट्सएप पर झुमकों के साथ तस्वीर लगाई तो डॉक्टर की पत्नी को ये झुमका अपने झुमके जैसा लगा। फिर जब डॉक्टर की पत्नी ने चेक किया तो घर से वही झुमका गायब मिला। इसके बाद पुलिस में इस बारे में शिकायत की गई तो पुलिस ने नौकरानी से 50 लाख के जेवर और 5.5 लाख कैश बरामद करने का दावा किया। कहा जा रहा है कि जो महिला पकड़ी गई वो धीरे धीरे घर में काम करने के दौरान अलग अलग चीजें चुराती रही। इतना ही नहीं, बताया गया कि आरोपी महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ 2 मंजिला मकान में रह रही थी, जहां एसी और सीसीटीवी समेत कई सुविधाएं मौजूद थी, जबकि उसका पति एक सरकारी विभाग में संविदा कर्मचारी के रूप में काम करता है। यूपी के इटावा में लॉयन सफारी पार्क में गर्मी को देखते हुए खास इंतजाम किए गए। वहां शेरों, तेंदुओं, भालुओं और हिरण को इस तपती आग से बचाने के लिए बड़े बड़े कूलर लगा दिए गए। साथ ही वहां घास के छप्पर और साइड में इसी घास की जालियां बनाई गई ताकि वन्य जीवों को गर्मी न लगे। यानी बाहर भले ही तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन बाड़े के अंदर तापमान 27 डिग्री रखने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, लिक्विड डाइट के लिए भी डॉक्टरों से भी सलाह ली जा रही है ताकि वन्य जीवों को डिहाइड्रेशन न हो सके। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से जुड़ी हुई है, जिसका इस्तेमाल लोग खुद को फिट रखने के लिए धड़ल्ले से कर रहे हैं। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने बताया है कि ये शुगर फ्री स्वीटनर इंसान के शरीर के लिए मीठा जहर की तरह काम करते हैं। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग खुद को फिट रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। कुछ लोग जिम में पसीना बहाते हैं, कुछ योग करते हैं तो कुछ लोग जॉगिंग और स्विमिंग भी करते हैं। इन सब के साथ ही लोग अपने खाने पीने को लेकर भी काफी एहतियात बरतते हैं। खासकर तली भुनी चीजों और चीनी से बनी चीजों को खाने से परहेज करते हैं ताकि वो मोटापे के शिकार न हों और बीमारियों से भी बचे रहें। इन्हीं सब के चक्कर में कई लोग ऐसे हैं जो खुद को फिट रखने के लिए आर्टिफिशियल स्वीट को बेहतर विकल्प मानते हैं, जबकि कुछ लोग शुगर को कंट्रोल करने के लिए रोजाना शुगर फ्री गोलियां और मिठाई का सेवन कर रहे हैं। लेकिन ये भी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, ये दावा किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी चेतावनी में क्या कहा है। WHO ने बताया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इंसान के शरीर के लिए मीठे जहर की तरह काम करते हैं। इसके रोजाना इस्तेमाल से लोगों को टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारी का जोखिम बढ़ जाता है,
क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पूरी तरह से आर्टिफिशियल होता है, उसमें किसी भी तरह का नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं होता है और ये पूरी तरह से सिंथेटिक चीजों से बना होता है, जो शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। फिर भी लोग बिना सोचे विचारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का प्रयोग खुद को फिट रखने के लिए कर रहे हैं। खासकर आज की नौजवान पीढ़ी जो हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा ही फिक्रमंद रहती है। लेकिन अगर आप काफी लंबे समय से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका वजन भी बढ़ा सकता है, क्योंकि ये आपके आंत की बैक्टीरिया को एक हद तक प्रभावित करता है, साथ ही मेटाबॉलिज्म पर भी असर डालता है। और अगर आप इसे जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो इंसुलिन ज्यादा रिलीज होती है, जिससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं को भूल से भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये माँ और बच्चा दोनों पर बुरा असर डाल सकता है। हालांकि अगर आप इन तमाम खतरों से बचना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बजाय नेचुरल फ्रूट स्वीटनर ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि WHO ने अपनी रिपोर्ट में भी ये कहा है कि अगर खाने पीने की किसी चीज में मिठास लाना जरूरी हो तो इसके लिए नेचुरल फ्रूट स्वीटनर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स किसी भी रूप में ले रहे हैं तो इससे परहेज करने के लिए हॉर्न बजाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शुगर फ्री स्वीटनर के इस्तेमाल को समझने के लिए हमने फेलिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर DK गुप्ता से बात की। आर्टिफिशियल शुगर जो लोग यूज करते हैं उनको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो नंबर बात यह है कि जो भी मानक लिखे हैं उस पर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे उसके अनुसार उसका उपयोग करना चाहिए। जो भी उपयोग कर रहे हैं हम उन निर्माता द्वारा जो लिखित जानकारी है उसका हमें पालन करना चाहिए। नंबर 2, जो खाने में हमें संतुलित आहार का पालन करना चाहिए, मतलब प्रोटीन, फैट, वसा और जो लो शुगर कंटेंट की चीजें उनका उपयोग करना चाहिए, वो चीजें डाइट में लेनी चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बहुत एक्सेस में नहीं खानी चाहिए। कोई भी चीज अगर हम एक्सेस में खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी जो आपके डॉक्टर की सलाह अनुसार, जो फिजिशियन है, डायबिटोलॉजिस्ट है, उसकी सलाह अनुसार ही लेनी चाहिए। भारतीय समुदाय ने जापान में प्रधानमंत्री मोदी का किया शानदार स्वागत। तो इधर दिल्ली सरकार के मंत्रियों की आखिरकार उपराज्यपाल से हुई मुलाकात। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी जापान पहुंच गए। अपने दौरे में प्रधानमंत्री ने साफ किया कि भारत पड़ोसियों से सामान्य रिश्ते चाहता है। साथ ही पीएम ने कहा कि सीमा पर शांति जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जापान के बाद पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी जाएंगे। वहीं इस बीच अमेरिका ने बताया कि शनिवार को क्वाड नेताओं की बैठक होगी। यह बैठक बाइडेन के ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने के फैसले के बाद टाल दी गई थी। समीर वानखेड़े की एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो गई। दावा है कि इसमें शाहरुख खान से उनकी बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि इसी बातचीत में शाहरुख ने अपने बेटे आर्यन पर नरमी बरतने की गुजारिश की थी। वानखेड़े ने कोर्ट को ये पूरी बातचीत सौंपी है। उधर खबर है कि समीर वानखेड़े शनिवार को मुंबई में सीबीआई के सामने पेश होंगे। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कर्नाटक में कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा विपक्ष के बड़े नेता भी शामिल होंगे। लेकिन इस समारोह के लिए केरल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के सीएम और बीएसपी अध्यक्ष मायावती को निमंत्रण नहीं दिया गया है। इस शपथ ग्रहण के बहाने कांग्रेस की कोशिश यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को लामबंद किया जाए। कांग्रेस की इस कोशिश में कौन कौन साथ आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बेंगलुरु में मंच सज चुका है। अब बस इंतजार शपथ ग्रहण का है। शनिवार दोपहर 12:30 बजे बेंगलुरु के इसी स्टेडियम में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। इस बड़े कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन्हीं तैयारियों को देखने के लिए डीके शिव कुमार श्री कांतिराव स्टेडियम पहुंचे। कारपेट को बिछा दी गई है और कुर्सियां को अभी इधर स्टेज पे रखना बाकी है। कई सारी तैयारियां अभी शुरू हो चुकी है, जब कल इसी कंठीरवा स्टेडियम में कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और तकरीबन 10 के ऊपर मंत्रियों स्वेरिंग इन सेरेमनी में शामिल होंगे। इसी कंठीरवा स्टेडियम में इनका स्वेरिंग इन सेरेमनी
का कार्यक्रम भी होगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कई सारे प्रिपरेशंस भी की गई है। हिमाचल के बाद कर्नाटक में प्रचंड जीत से उत्साहित कांग्रेस 2024 से पहले इस शपथ ग्रहण के बहाने विपक्षी एकजुटता का संदेश देना चाहती है। इसलिए उसने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा कई बड़े विपक्षी नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है। इनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, सीपीआई के महासचिव डी राजा और सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी के नाम शामिल हैं। लेकिन विपक्षी एकता की ताजा तस्वीर में ममता बनर्जी नहीं नजर आएंगी। दरअसल ममता ने पहले से तय कार्यक्रम का हवाला देते हुए अपनी जगह पार्टी सांसद काकोली घोष को भेजने का फैसला किया। इसी तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी व्यस्तता का हवाला देकर कांग्रेस के न्योते से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो नेता जा रहे हैं वो कांग्रेस की इस पहल को लेकर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उनकी जीत कितनी जबरदस्त हुई है और जो बने हैं मुख्यमंत्री उनका तो हमको पहले से संपर्क था ही। तो उन्होंने भी कहा और फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन करके कहा आइए, तो हमने कल कहा कि नहीं हम आ जाएंगे, हम चाह रहे हैं एकजुट हो जाएंगे तो देश के हित में होगा। दिलचस्प बात यह भी है कि इस कार्यक्रम से बीजेपी विरोधी पार्टियों के कई दिग्गज नेताओं को दूर रखा गया है। कांग्रेस ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को न्योता नहीं दिया है। कांग्रेस के इस रवैये पर केसीआर ने तो खुलकर तंज कस दिया। वहां भाजपा का सरकार हार गया और कांग्रेस का सरकार आ गया। कोई जीता है, कोई हारा है, लेकिन क्या बदलने वाला है? कुछ बदलेगा? कुछ बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलने वाला। ये तो कथा 75 साल से चलते ही आ रहा है। इससे पहले भी 2018 में जब कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर कर्नाटक में सरकार बनाई थी, तब भी शपथ ग्रहण में विपक्ष के कई दिग्गज जुटे थे। मगर 2019 के आम चुनाव में पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे विपक्ष की ये लामबंदी सियासत के खेल में चारों खाने चित हो गई थी। बेंगलुरु से अपूर्वा जयचंद्रन, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और उसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 297 अंकों की तेजी के साथ 61,729 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 73 अंकों की तेजी रही। निफ्टी 18,203 पर पहुंच गया। आईटी, तकनीक और बैंकिंग काउंटरों में खरीदारी से शेयर बाजार में मजबूती आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में गिरावट, चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिली। दिल्ली में सोना 105 रुपए सस्ता होकर 60,045 पर पहुंच गया। वहीं चांदी 255 रुपए महंगा हुआ। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत अब 73,500 रुपए है। न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा का जरा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा पुलिस से जुड़ा है। पुलिस वालों पर पब्लिक की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस काम को करने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है उनका फिट होना। लेकिन देश भर में ऐसे पुलिस वाले भी दिखते हैं जो कि भारी भरकम शरीर वाले हैं। उनकी तोंद निकली हुई है और वो जरूरत पड़ने पर भाग भी नहीं सकते। ऐसे पुलिस वालों पर असम के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी सख्ती दिखाई। हरियाणा की सड़कों पर तैनात ऐसे तोंद वाले पुलिसकर्मी अब फील्ड ड्यूटी करते नहीं नजर आएंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अनफिट पुलिस वालों के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत ऐसे पुलिस वालों को पुलिस लाइन में तैनात किया जाएगा। मैंने अपने प्रवास के दौरान सड़क पर कुछ ऐसे पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई देखी जिनकी मोटी मोटी तोंदें थी और वो दौड़ना तो दूर चल भी नहीं सकते थे। तो फिर मेरे मन में ये ख्याल आया कि वे इनको फिट कराया जाए। तो मैंने आदेश जारी किए हैं कि जितने भी ओवरवेट हैं पुलिस वाले उनको
नॉर्मल वेट वैसे जो माना जाता है 6 फुट वाले का जो 70 से 80 किलो तक माना जाता है, या जो भी सरकार का मापदंड है, जितने भी ओवरवेट पुलिस कर्मचारी हैं उनको पुलिस लाइन में ट्रांसफर किया जाए और एक प्रोटोकॉल बनाया जाए कि उनको इतनी एक्सरसाइज करानी है, इतना खाना देना, ताकि उनको फिट किया जा सके। और जो जो फिट होता जाएगा उसको हम दोबारा फील्ड में लगा देंगे, और जो जो मोटे होते जाएंगे उनको हम पुलिस लाइन भेजते जाएंगे, ताकि पुलिस फिट रहे। और ये काम मैं करता रहता हूँ, मैंने आगे भी किया है। हरियाणा में 65,000 से अधिक पुलिसकर्मी हैं और इनमें बड़ी संख्या में मोटापे के शिकार हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि उनके पास ऐसे कई मामले सामने आए, जिसके बाद ही उन्होंने ये आदेश जारी किया। अनिल विज के मुताबिक अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिसकर्मियों की फिटनेस बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अनफिट पुलिस वालों पर हरियाणा सरकार के आदेश पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। गृह मंत्री के इस बयान को किस तरह देखते हो कि पुलिसकर्मी जो मोटी तोंद वाले हैं वो अब चौक चौराहों पर दिखाई नहीं देंगे? ये फैसला अच्छा है, उनकी फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी है। पुलिस सारे जो जॉब करते हैं उनकी पहले फिटनेस देखनी ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा फैसला किया है। जहाँ किसी भी अगर होता है, कोई भी क्राइम होता है, क्राइम किसी को पता कर नहीं होता, तो हो सकता है पुलिस वाले को किसी को पकड़ना हो, वो पीछे नहीं भाग सकता उसके। तो स्वच्छता मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये फैसला अच्छा किया है, मैं कहना चाहूँगी। मतलब जहाँ तक होना चाहिए था ना, ये पहले ही कर देना चाहिए था, तो इतने सारे क्राइम हो सकता नहीं होते। ये फैसला बहुत सही लिया सरकार ने, क्योंकि जो भी आदमी आर्मी फोर्स या बेल्ट के जॉब में जाता है उसका सबसे पहले फिजिकल फिटनेस होना जरूरी है। यदि वो फिजिकल फिटनेस है तो ही वो क्राइम को कम करने में हेल्प कर सकता है। और फिजिकल फिटनेस वैसे भी नॉर्मल होना चाहिए इंसान को, और बेल्ट के जॉब में फिजिकल फिटनेस फर्स्ट है। मैं कई सारे पुलिस वालों से इस बारे में बात करता रहता हूँ, सेहत को लेके, स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पुलिस में भर्ती होते हैं। कहीं न कहीं उनकी सेहत खराब होने का जो मुख्य कारण है वो उनका वर्क कल्चर भी है। 24 घंटे से 48 घंटे तक की लगातार नौकरी, और कहीं न कहीं खाने पीने का टाइम भी नहीं मिलना, और जो कार्यशैली वो बहुत ज़्यादा जो है वो हेक्टिक रहती है। अगर स्वस्थ होंगे तो क्राइम रुकता ही रुकता है। लेकिन कहीं न कहीं मेरा एक सुझाव भी है कि उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए उनको समय निकालकर, समय देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस वाले और ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स भर्ती हों, पुलिस में जाएं, और उनको अपनी सेहत बनाने का, सेहत को कायम रखने का समय दिया जाए। अगर शारीरिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा तो मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं रहेगा। तो किसी भी तरीके से पुलिस वालों को थोड़ा सा सरकार भी रिलैक्स करे, ताकि उनका जो मेंटल फिटनेस है वो बना रहे। और बिल्कुल शरीर का वो ध्यान रखना ही होता है, क्योंकि जब पुलिस में बच्चे या कोई भी भर्ती होता है तो पहले फिजिकल होता है, और फिजिकल के ही बिहाफ पर उनको ज्वाइनिंग दी जाती है। और आगे चल के अगर उनका फिजिकल ठीक नहीं रहेगा तो क्राइम को कैसे रोकेंगे। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने और प्रदेश में विकास बढ़ाने के लिए सबसे बड़े आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। इसी साल फरवरी में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सितंबर में होने वाली है। बताया जा रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो सकते हैं। यूपी में निवेश के लिए दुनिया भर के उद्यमियों को पहले ही न्योता दिया जा चुका है। अब चुनौती उनके लिए निवेश का रास्ता आसान करने की है, और योगी सरकार इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी साल फरवरी में लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में योगी सरकार ने 34.09 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का MOU साइन किया था। अब उन्हीं निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। उद्यमियों को यहां निवेश करने में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए योगी सरकार ने 125 उद्यमी मित्रों का चयन किया है, जो निवेशकों की समस्याओं को सुनेंगे और सुलझाएंगे। इन उद्यमी मित्रों की नियुक्ति हर जिले में होगी। इसके अलावा ये लखनऊ में इन्वेस्ट यूपी से जुड़े सभी निवेश और व्यावसायिक कार्यालयों में नियुक्त होंगे। इन्वेस्ट यूपी नाम से नोडल एजेंसी बनाई गई है, ताकि निवेशकों और व्यवसायियों को NOC लेने के लिए अलग अलग विभागों में न जाना पड़े। निवेशकों को सरकार सब्सिडी भी देगी।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 34 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव जुटाना जहां यूपी सरकार की उपलब्धि है, वहीं अब उन निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारना भी सरकार की चुनौती। उद्यमी मित्र जहां निवेशकों की मदद करेंगे, वहीं यूपी सरकार भी निवेशकों को कई सुविधाएं दे करके उनका रास्ता आसान करेगी। इससे एक ओर उत्तर प्रदेश में विकास की गति और रोजगार की संख्या बढ़ेगी, तो वहीं उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने का सपना भी साकार हो सकेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सितंबर में होने वाली है। माना जा रहा है कि हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल, वेयर हाउसिंग, शिक्षा और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में इस ग्राउंड ब्रेकिंग से बड़े स्तर पर निवेश को धरातल पर उतारा जा सकेगा। इंडस्ट्री में रोलिंग चलती है, जितना फास्ट डिसीजन होगा, जितने फास्ट एग्जीक्यूशन होगा, उतना ही ज्यादा इंडस्ट्री को काम करने में सुविधा होगी। और जब सुविधा होगी तो नेचुरली हर इंडस्ट्री अपनी इंडस्ट्री बढ़ाना चाहता है, और वो बढ़ा के सबसे बड़ा फायदा जो होने वाला है उत्तर प्रदेश को, बेरोजगारी में रोजगार बहुत मिलेगा। बेरोजगारी कम होगी, रोजगार मिलेगा। जितने भी सिस्टम आ रहे हैं इंडस्ट्री जिन्होंने एमयू किया है, जो एक्सपेक्टेशन थी यूपी को कि निवेशक आएंगे, उससे कहीं ज्यादा निवेशक आने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की योजनाओं को जमीन पर उतारकर विकास के पहिए को तेज गति से आगे बढ़ाने की तैयारी है। शिल्पी सेन, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। सचिन पायलट की पहलवानों से मुलाकात हुई है। जी हां, खेल जगत की कुछ और खबरों को जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं खेल चक्कर। बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग 27 मई को होगी। इसमें यौन उत्पीड़न रोकने से जुड़ी नई नीति को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वनडे विश्व कप की तैयारियों की देखरेख के लिए एक समिति का भी गठन किया जाएगा। राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से मुलाकात की। इस दौरान पायलट ने इन पहलवानों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश इन पहलवान बेटियों के साथ खड़ा है। भारतीय महिला हॉकी टीम शनिवार को मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच में भिड़ेगी। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:45 पर शुरू होगा। इसमें भारत जीत हासिल कर बराबरी करना चाहेगा, क्योंकि उसे पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल फ्रेंच ओपन से हट गए। उन्होंने चोट की वजह से ये फैसला लिया। नडाल ने रिकॉर्ड 14 बार यह खिताब जीता है, पर अब उन्होंने जल्द संन्यास के भी संकेत दिए। नडाल ने कहा कि उन्हें अपने खेल करियर पर पूर्ण विराम लगाने की जरूरत है। साथ ही बताया कि जब उन्हें लगेगा कि वो तैयार हैं तो फिर वापसी करेंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।